वाराणसी का जो इंसिडेंट हुआ था तो वहां पे जो अभी फिलहाल यूपी के जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके भाई पर जब हमला हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आरोप लगा था आपके भाई हमारा पे। हमारा इसमें नहीं, मेरा सवाल इसमें ये आप है। सवाल कर लिए, हम इस सवाल का कोई जवाब नहीं नहीं। मुख्तार अंसारी का नाम किसी कंट्रोवर्सी से जोड़ने की जो घटनाक्रम है, मुझे याद आता है कि 1988 में पहली बार इन लोगों ने मुख्तार के नाम को जोड़ा। दामन पे कीचड़ तो फेंकना था अंसारी खानदान के, जिसका एक गौरवशाली इतिहास था, तो पुराने सारे इतिहास छिपा दिए गए। आप बताओ, आप पत्रकार हो, किसी बदनाम आदमी के रहते हुए तो डरते हैं लोग उसके आगे पीछे। अब वो खत्म हो गया, उसकी अंतिम यात्रा निकली है, तो आपको पता लगा होगा कि उस अंतिम यात्रा की स्थिति क्या थी। 4-6 जिलों में एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, कोई जाएगा नहीं। 1969 में तो हम लोग हाई स्कूल में हैं और 70 में डिग्री ले लिया गया। ठीक है। और 59 में पैदा हुआ, तो क्या जिस दिन पैदा हुआ उस दिन कक्षा 1 पास कर चुके थे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, और इस राज्य में जब हम बाहुबली नेताओं की चर्चा करते हैं तो उनमें से एक जो नाम आता है वो है मुख्तार अंसारी का। और जब हम मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी की भी हम बात करते हैं, अंसारी परिवार की हम बात करते हैं। तो आज मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हमारे आज खास कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके परिवार को लेकर और यूपी की सियासत को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। शुक्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है जी। अफजाल जी, मुख्तार अंसारी एक माफिया या फिर एक मसीहा, आप कैसे देखते हैं? हम मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, और मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग 3 भाई हैं। हमारे बड़े भाई हैं सिबगतुल्ला अंसारी, वो गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे। अब उनका बेटा मन्नू अंसारी, मन्नू और सुहेब अंसारी उसी सीट पर विधायक है मौजूदा वक्त में। मेरे छोटे भाई थे मुख्तार अंसारी, जो बगल के जनपद गाजीपुर का पड़ोसी जनपद मऊ से वो 5 बार लगातार विधानसभा के सदस्य चुने गए। अब वो चुनाव इस बार नहीं लड़े, तो उनका बेटा अब्बास अंसारी उस सीट पर चुनाव लड़ा और वो इस बार वहाँ से विधायक चुना गया और विधायक है, सिटिंग विधायक है। मैं बीच का भाई हूँ। अच्छा। एक छोटा एक बड़ा। अंसारी परिवार की चर्चा किया आपने, तो देखिए अंसारी परिवार का राजनीति से जो सरोकार है वो हमसे शुरू नहीं होता। जब आप देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब थे। जब देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत थी, और तब वो जब लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत बड़े सर्जन थे। महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई, उनके विचारों से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ के इंडिया चले आए और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए। आगे चल के 1926-1927 में वो उस दौर के गुलाम भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके नेतृत्व में देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के बहुत विश्वास पात्र लोगों में से उनकी गिनती होती थी। हमारे परिवार में फरीदुल हक अंसारी साहब भी थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे और पंडित नेहरू के वो क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे। लंदन में एक साथ पढ़े, 12 लाख की डिग्री लेकर एक ही साथ एक जहाज से इंडिया वापस आए
और यहाँ के हालात देखकर वो भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए। वो गिरफ्तार भी हुए, पंजाब की जेल में फिरोजपुर में ले जाके फरीदुल हक साहब को रखा गया। डॉक्टर अंसारी का योगदान बयान नहीं किया जा सकता, उसको नायकों में गणना होती है। इस अंसारी परिवार से 12 ऐसे सदस्य हैं। डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी, फरीदुल हक अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी का जो मैं नाम लिया, ये भी राज्यसभा के एमपी रहे हैं, लोकसभा के भी एमपी रहे हैं। तो जो आज के मीडिया के लोग जल्दबाजी में अंसारी परिवार का अध्याय खोलते हैं मुख्तार अंसारी के नाम से, तो ये कहीं ना कहीं अधूरा है। इस पर विचार करना चाहिए लोग। अच्छा, आपने कहा कि आपके पूर्वज जैसे आपके परिवार से 12 लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने काफी योगदान दिया है। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से एक बाहुबली उभर के आता है? अब बात सुनिए, स्वतंत्र होने के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जो भूमिका हमने बताया, 12 आपने इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम नाम बता पाए, आपने कट किया, तो फिर कोई बात नहीं। आगे जब देश स्वतंत्र होता है और देश के सीमाओं की रक्षा का सवाल आता है, तब भी हम गर्व से कह सकते हैं, मेरे परिवार का ये इतिहास है कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिन्हें नौशेरा का हीरो कहा गया, जिन्हें पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर दिया था कि आप भारतीय आर्मी को रिजाइन करके पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान सेना का पहला गवर्नर जनरल बना देंगे, पहला जनरल बना देंगे। उन्होंने ठोकर मार दिया इस प्रस्ताव को और कहा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मादरे वतन है और इसी मिट्टी में मर के दफन होना अपने लिए गर्व की बात मानूंगा। 1947 में ही आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को, और दिसंबर में कबायलियों ने और पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। वो कश्मीर जो उस समय तक भारत का अंग नहीं था, वहाँ के राजा हरि सिंह उसे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में अस्तित्व में रखे हुए थे। और जब पाकिस्तान हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनके पास क्षमता नहीं थी। वो भाग के दिल्ली आए, पंडित नेहरू के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग तस्लीम करते हुए ये समझौता किया कि भारत की सेना भेजिए, कश्मीर बचा लीजिए। तो जो पहली सेना भेजी गई, यहीं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से जो जहाज उड़ा, तो 50वीं पैराशूट ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान था, जिनके नेतृत्व में कश्मीर को बचाने के लिए, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए फौज भेजी गई। लड़ाई हुई, ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर घाटी को फिर से जीता, जो दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी। ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी पलटन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए झांगर घाटी को बचा लिया। इस लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई सन 1948 को वहीं नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। तो पुरखों का हमारा जो इतिहास है, आज के दौर में बहुत से लोग जो बड़े बड़े पदों पे तो होंगे, लेकिन उनके पास इतना गौरवशाली इतिहास नहीं है, इसलिए वो हमसे जलते हैं, हमारे इतिहास से नफरत करते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे ऐसे सेनानियों और देश के लिए मरने मिटने वालों के परिवार में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ गया। मुख्तार अंसारी जिस परिवार में पैदा हुए, आप देखिएगा बहुत सी जगह ऐसा होता है कि परिवार के पूर्वजों का नाम नए बच्चों के नाम से, हम लोगों के यहाँ मुसलमानों में ऐसा होता है। ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर भी आज भी हमारे परिवार में नौजवान है। मंसूर अंसारी ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा है, हामिद अंसारी ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा है। उसी तरीके से हमारे पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने अपने तीसरे बेटे का नाम
मुख्तार अंसारी रखा। वो मुख्तार अंसारी उनकी याद ताज़ा रहे, उनकी स्मृति में। अब बिहार के बॉर्डर पर स्थित है हम लोगों का क्षेत्र गाजीपुर, और देश भले आज़ाद हो गया, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो सामंतवादी विचार के लोग समाज में दबदबा रखना चाहते थे, वो गरीब तबके के लोगों को स्वतंत्र रूप से समाज में जीने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, और बड़े बड़े जमींदार गरीबों पर जो जुल्म करते थे। हमारा भी परिवार एक जमींदार परिवार था, हम भी एक प्राचीन जमींदार परिवार में ही जन्म लिए हैं। और जब वो गरीब अपनी मदद के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों के पास आया, और वो सिलसिला हमारे पास आया, हम लोग पंचायतें किया करते थे। हम लोग अपने बाप दादा को किसी भी तरह के विवाद को बैठ के पंचायत से हल कर देते थे। वो आज भी कायम है। आज भी बहुत से लोग बहू का झगड़ा, दामाद का झगड़ा, घर के बंटवारे का झगड़ा कोर्ट कचहरी अदालत में भी होता होगा, लेकिन आज भी मान्यता है, लोग आते हैं, चलो फाटक में, वहाँ इंसाफ मिल जाएगा। मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटे थे। जब हम पहली बार विधायक हो चुके थे, तब मुख्तार अंसारी अभी हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। बहरहाल मुख्तार अंसारी का नाम किसी कंट्रोवर्सी से जोड़ने की जो घटनाक्रम है, मुझे याद आता है कि 1988 में पहली बार इन लोगों ने मुख्तार के नाम को जोड़ा। वो गाजीपुर के डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, और उस डिग्री कॉलेज में उनके कुछ जो स्थानीय उस दौर में उनके साथ पढ़ने वाले रहे होंगे, उनके और दूसरे किसी परिवार के, वो भी छत्री समाज के ठाकुर थे, वो भी छत्री समाज के ठाकुर, उन दोनों के आपसी घरेलू झगड़ों में मुख्तार के नाम को उछाला जाने लगा। और फिर दामन पे कीचड़ तो फेंकना था अंसारी खानदान के, जिसका एक गौरवशाली इतिहास था, तो पुराने सारे इतिहास छिपा दिए गए, और मुख्तार अंसारी के नाम को बढ़ाते 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 और लक्ष्य तय कर लिया। मुझे ऐसा आभास होता है कि एक तरफ सरकार में बैठे हुए लोगों ने, एक तरफ मशीनरी के लोगों ने जो सरकार की मशीनरीज हैं, और दूसरी तरफ मीडिया के तथाकथित गोदी मीडिया के बंधुओं ने ये तय कर लिया कि मुख्तार के आगे किसी की चलती नहीं, तो मुख्तार का खात्मा होना है। और अपने मंसूबे में, नाकाब मंसूबे में, मतलब नापाक मंसूबे में उनको वक्त ऐसा था कि सफलता मिल गई, और हम लोगों ने ये सोच के बर्दाश्त कर लिया कि शायद कुदरत को इस तरह से ही उनका खात्मा मंजूर था। जेल के अंदर कस्टडी में मुख्तार की मौत हुई है, और जितना नाटक हुआ, आप बताओ, आप पत्रकार हो, किसी बदनाम आदमी के रहते हुए तो डरते हैं लोग उसके आगे पीछे। अब वो खत्म हो गया, उसकी अंतिम यात्रा निकली है, तो आपको पता लगा होगा कि उस अंतिम यात्रा की स्थिति क्या थी। 4-6 जिलों में एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, कोई जाएगा नहीं, न जौनपुर से, न आजमगढ़ से, न मऊ से, न बलिया से, न बक्सर से, न चंदौली से, न बनारस से। हर तरफ रोड बंद, पुलों पर बैरियर। उसके बाद भी अब आप मत मानिए, जनता मानती है कि मुख्तार अंसारी गरीबों का हमदर्द था, गरीबों का आंसू पोंछता था। कोई सताया हुआ इंसान आ जाता था तो उसके जख्मों पे मलहम लगा देता था। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसमें वो इमदाद कर देता था, मदद कर देता था। किसी की
बीमार है, इलाज में परेशानी हो रही है, वो उसके लिए मदद कर देता था। कभी सोचिएगा 9% और 10% की आबादी वाले क्षेत्र में कैसे ये सब कुछ हो सकता है। डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, और सारी ताकत लगा देते हैं, फिर भी हशर जनता की अदालत में जब सामने आता है तो शर्मिंदा होकर निगाहें झुका लेते हैं। कभी ऐसा हुआ था किसी की तीर्थ यात्रा में, अंतिम यात्रा में परमिशन ली जाए कि ये आदमी शामिल होगा और कितने लोग शामिल होंगे? कभी ये ऐसा हुआ था इस देश में कि किसी की चिता पर कितने लोग लकड़ी रखेंगे, कितने लोग नहीं रखेंगे? वही तो था। उसकी अंतिम यात्रा में जनाजे में कौन जाएगा, नहीं जाएगा, कौन मिट्टी देगा, नहीं देगा, हर चीज करके लोग देख लिए। और आपके जैसे बहुत से पत्रकार पहुंच भी गए और लोगों को, पब्लिक ने भली भांति उनके मन में, दिल में जो मुख्तार के लिए था वो उसको उन्होंने बता भी दिया है अपने अपने ढंग से। हम समझते हैं सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने स्पॉट पे जाकर लोगों से पूछा है, छुप छुप के पूछा है, अलग ले आके पूछा है, खेतों में किसानों से पूछा है, मजदूरी करने वालों से पूछा है, व्यापारियों से पूछा है। 99% हिंदू धर्म मानने वालों से उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं और सबने एक स्वर से कहा है कि मुख्तार की जो छवि प्रस्तुत की जा रही थी वो झूठी थी और गलत थी। लेकिन अब आपसे बहस करने से क्या फायदा, वो तो दुनिया से चला गया। अच्छा, वही एक बाहुबली की छवि जो आज दिखाई देती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक बनाई गई है, एक क्रिएट की गई है। थोड़ा सा, क्योंकि आप तो बड़े भाई हैं, आप मतलब छोटे भाई, आप उनको बचपन से सामने देखा है, किस तरह का उनका व्यवहार रहता था? और वो बड़े होते होते बेहतरीन मिलनसार इंसान थे। आप भी मिल लिए होती तो उसकी मुरीद हो जाती। जो भी मिल लिया एक बार वो उसका भक्त हो जाता था। ऐसा व्यवहार की कल्पना न की जा सके। हाँ, एक जगह बात मर जाती थी। जितने दबंग हैं पूरे पूर्वांचल में, जितने ऐसे लोग हैं जो गरीब और कमजोर को सताते हैं और उसी में अपने कोई दबंगई मानते हैं, वह सारे लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। वो दबंगों के लिए, वो तमाम ऐसे अराजक तत्वों के लिए जो समाज के लिए अभिशाप हैं, उनके लिए वो खतरा हो सकता था। वो लोग उससे डर सकते थे। और एक आम आदमी, सिंगल आदमी सड़क पर हाथ उठा देता था तो खड़ा हो जाता था। 10 हमले हुए मुख्तार पर मारने के, गोलियां चलाई गई, बम से उड़ाने की कोशिश की गई, हर तरह का फार्मूला आजमाया गया, लेकिन हर बार बच गया। अब इस तरह से इस बार तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है बेटे की तरफ से कि हमारे पिता को लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए और सरकार की गोद में पल रहे एक बहुत बड़े माफिया को बचाने के लिए, जिसके विरुद्ध मुख्तार अंसारी बतौर वादी गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, इंजर्ड गवाह हैं, और उसका मुकदमा खुल गया है। 2001 का मुकदमा 2024 में खुल गया, गवाहियां चल रही हैं। अगर उस वादी मुकदमे की भी गवाही होगी तो गोद में पल रहा वो माफिया बच नहीं पाएगा। इसलिए ये सब षड्यंत्र करके उनका खात्मा करा दिया गया। अब तो उनकी मौत हो गई। मरने के बाद लोग समझते थे उसका नाम मिट जाएगा। हम लोग भी समझते हैं कि मरने के बाद कुछ दिनों की चर्चा के बाद कोई पूछने वाला नहीं होता, गांव मोहल्ले टोले में भी। लेकिन आप कभी जाइएगा गाजीपुर, पूछ लीजिएगा, आज भी लोग चले आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? झारखंड से आ रहे हैं भैया। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं भैया। आप कहाँ से आए? उड़ीसा से, बंगाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, कोने कोने से। मुख्तार भैया का कहाँ समाधि दी आइल बा, हमहू 4 गो फूल डाले आइल बड़ी।
आप न उसके रिश्तेदार हो, न उससे आप कभी मिले हो, आज भी सैकड़ों लोग चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी छवि जो प्रस्तुत की गई, उसकी असलियत को भी जब जनता ने समझ लिया है, तो दूर दराज के लोग भी उसके लिए अपने दिल में बहुत हमदर्दी रखते हैं। और जो स्थानीय थे, उतनी बड़ी बाजार, सबसे प्राचीन मंडी है यूसुफपुर की, 3 दिन एक दुकान ही नहीं खुली, पूरी बाजार बंद, कर्फ्यू जैसा माहौल था। लेकिन तो उन अब पर कहीं लेकिन कई सारी घटनाओं में लिप्त होने के जो उन पे आरोप वगैरह हाँ, लगते रहे हैं, तो उनको लगते क्या रहे डिनाई हैं, करते हैं क्या, मतलब? लगते रहे हैं। अब आपसे हम कहेंगे तो आप उस बात पे कहाँ जाइएगा? आप बता दीजिएगा हिंदुस्तान में एक तो नाम हमको, कोई नाम ऐसा बता दीजिए जिसको जेल में भी बंद हो और 5 बार रासुका लगाया गया हो। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मामले हैं उसमें 5 टाइम एनएसए तो बहुत बड़ा कानून है ना, किसी को जेल में रोके रहने के लिए। 5 टाइम अकेले मुख्तार अंसारी पर एनएसए, 8 बार गैंगस्टर कानून का मुकदमा। अरे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा एक कायम हो गया तो आप गैंगस्टर हैं तो हैं, कि बनारस से अलग गैंगस्टर, गाजीपुर से अलग गैंगस्टर, मऊ से अलग गैंगस्टर, लखनऊ से अलग गैंगस्टर, 8 गैंगस्टर के मुकदमे, 5 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मुकदमे, 5 के 5 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मुकदमे टूट कुल गए। मिलाकर 60-65 अब तो गिनती आप लोगों के हिसाब से तो और बढ़ा के 100 करिए, अब क्या करना है? अब उस सेंचुरी मार दीजिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो है कहां? अब उसको हमारे कह देने से बच कहां जाएगा? कई मामलों में उसको सजा भी करा दी गई। लेकिन वक्त बदलेगा, समीक्षा होगी। मुख्तार मर के भी अमर हो गया। आज भी उसके नाम की चर्चा किए बगैर आपको भी चैन नहीं है। आप जब पूछेंगी तो हमको भी चैन नहीं है, हम बताएंगे। कोई चला जाए जनता में, उसका नाम लिए बगैर कोई कहानी पूरी नहीं होती। किसी मीडिया की, किसी चैनल की खबर रंगीन ही नहीं होती अगर मुख्तार का नाम ना आए तो वो मर के भी अमर है। हाँ, ठीक है, जो चर्चा में जिंदा है उसी को तो कहते हैं कि वो अभी है, बस। ठीक है। अच्छा, वाराणसी का जो इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पे जो अभी फिलहाल यूपी के जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके भाई पर जब हमला हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आरोप लगा था आपके भाई पे। हमारा इसमें नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी, मेरा सवाल इसमें ये आप है। सवाल कर लिए, हम इस सवाल का कोई जवाब नहीं नहीं नहीं, देंगे। मेरा सवाल आपने लगा भी अरे समझा हम ही नहीं सुन मैंने। कर आप ले जा रहे हैं जहां। आप पूरा तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, जब अभी आप सपा से जो है इस टिकट से लड़े यहाँ पे चुनाव, तो क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और आपके लिए उन्हें प्रचार करना था। आपको क्यों दर्द है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अजय क्यों राय पूछ रही हैं? हम तो लड़ लिए। मनोज सिन्हा का पूछिए, उस पे भी हम आते हैं। मनोज सिन्हा को हम पूछिए, उसपे योगी आदित्यनाथ को पूछिए, नरेंद्र मोदी का पूछिए, धामी मुख्यमंत्री नहीं नहीं, उत्तराखंड को पूछिए, हम बिल्कुल और बिल्कुल मध्य बिल्कुल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पूछिए। जो देखिए, लोग जवाब नहीं हमारे देना है तो अलग बात है। हाँ, मैं बस कर ये दिया, पूछ नहीं रही देंगे। हूँ, अजय राय जी और आपके टर्म्स कैसे हैं? हम नहीं चुनाव प्रचार बोलेंगे। प्रसार में कोई कमी रही हमें उनकी हमें तरफ से? हमें कुछ नहीं बोलना है इस सवाल पर। हाँ, मनोज सिन्हा से कैसे है? हमने सुना था आप लोगों ने एक साथ एग्जाम भी दिया था, तो मतलब आप प्रतिद्वंदी भी हैं। आप पहले पूछ लीजिए जाकर के, हमारा उनका एक साथ एग्जाम देना कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, सेंटर पड़ा था, मैंने सुना एक साथ। सेंटर तो पड़ा था, आपने सुना होगा। लेकिन ये स्कूल है, इस स्कूल का नाम है श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा। आजकल उसके प्रबंधक वही हैं। उस समय उनके पिता वहाँ के प्रिंसिपल थे। हाँ, हम अंसारी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे यूसुफपुर, मेरा सेंटर वहाँ चला गया, मैं भी चला गया। वो भी वहीं पढ़ते थे, अपने ही पिताजी के स्कूल में उनका भी सेंटर था। 1969 का जो सत्र था, जो 70 में जिसका रिजल्ट आया, उसमें हाई स्कूल वो भी पास हुए, हम भी पास हुए। लेकिन यहीं देखिए खेल हो गया।
70 में हाई स्कूल पास करते हैं, उनकी सर्टिफिकेट देख लीजिए 1970 में उनका, और 69-70 का जो सत्र है जुलाई से शुरू होता है ना, और फिर एग्जाम और रिजल्ट आते आते ये 2 साल उसमें हो जाता है। 69-70 में हम भी हुए। ठीक, फिर हम पैदा हैं 14 अगस्त 1953 के। अब आप बताइए सिन्हा जी कब पैदा हुए होंगे, जब एक साथ इम्तहान दे रहे हैं अगर आप, तो जो 59 में पैदा 53 होगा, मतलब आपसे कुछ ही। जो 59 में पैदा होगा अच्छा, वो 69 में इम्तहान हाई स्कूल का कैसे दे सकता है? इस पे रिसर्च मत करिएगा जाके, अच्छा ठीक है, इसको भूल जाइएगा, यहीं खत्म कर दीजिएगा। ठीक। ये जन्म तिथि में हेर फेर कैसे हो गया? 1969 में तो हम लोग हाई स्कूल में हैं और 70 में डिग्री ले लिया गया, ठीक है। और 59 में पैदा हुआ, तो क्या जिस दिन पैदा हुआ उस दिन कक्षा 1 पास कर चुके थे? मतलब कभी फिर आप लोगों ने सोचा था तब साथ में सेंटर पड़ रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, हम तो परिवार में हमारे पिता से और उनके पिता से बड़े अच्छे संबंध रहे। हम लोग 3-4 किलोमीटर अगल बगल, उनका गांव हमारा कस्बा, और पुराने क्षेत्र के सम्मानित प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। उनके दादा भी ऑनरेडी मजिस्ट्रेट रहे हैं, मेरे दादा भी ऑनरेडी मजिस्ट्रेट रहे हैं, तो सम्मानित परिवार था। लेकिन राजनीति में जब हाई स्कूल इंटर करके हम स्टूडेंट फेडरेशन में काम करने लगे, कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, और वो विद्यार्थी परिषद में काम करने लगे, तो विद्यार्थी परिषद बीजेपी का है और हम सीपीआई से हैं। फिर मैं सीपीआई से ही चुनाव लड़ता रहा, 4 बार सीपीआई से ही लड़ा हूँ, जीता हूँ। पहली बार उसी से लड़े? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बार। कॉमरेड सरजू पांडे एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करती थी उस क्षेत्र में, 4 बार एमपी रहे हैं उस सीट पे, वो 4 टाइम। हमारे राजनीतिक गुरु वही थे। ठीक है। अच्छा, आप अभी कुछ दिन पहले एक पीसी करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि गांजे को जो है वैध कर देना चाहिए। ये आप समाज को क्या सिखा रहे हैं? मतलब आप बताइए, आपकी राय में क्या है? ये तो गलत है ना। आप मतलब समाज को क्या कह रहे हैं कि गांजा मतलब वैध कर देना चाहिए? मैंने ये कहा कि मेरा मतलब ये था कि ये तस्करी बंद होनी चाहिए। अब बिहार में शराबबंदी है, अब बिहार और हमारा बॉर्डर मिला हुआ बॉर्डर है ये। हमारा बॉर्डर से सप्लाई जा रही। आम आदमी कहते हैं कि भैया रतिया भर दिनवा भर जितनी भी बॉर्डर का दुकनिया हैं सो हर जगह बिहार का आ जाते हो सो पिए खातिर, और गाड़ी भर भर के लेके चल जाते हो सो। जम के तस्करी धंधा फल फूल रहा, अवैध है ना। अभी 1 महीना पहले की कुछ घटना है, ज़्यादा हुआ होगा, 1 महीने से कुछ ज़्यादा हो सकता है। आरपीएफ के 2 सिपाहियों को हत्या कर दी गई इन्हीं तस्करों के द्वारा। पुलिस से केस खोला कि ये तस्कर थे जो शराब ले जा रहे थे, उन लोगों ने टोकटाक किया, इन लोगों ने ट्रेन में मार के फेंक दिया। तो ट्रेन से भी ले जा रहे हैं, 4 चक्के वाहन से भी ले जा रहे हैं, पैदल भी ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी ले आ रहे हैं। इधर से जा रहा, उधर से गांजा आ रहा। अब आपका जो अर्थ था उसका अनर्थ हो गया और आप पे केस हो गया है? जिस अर्थ में आपने वो चीजें कही होंगी, लेकिन उस अर्थ को तो कुछ अलग और ही बात समझा। है। आप इससे हम बतिया रहे हैं, जितना चाहिए काट दीजिएगा, जितना नहीं चाहिए ना, पूरा दिखा चलाएंगे। दीजिएगा। अब सारा ना न्यूज उठा के देखना, सब में तो ये आप हमारा लीगलाइज करने ये की बात कर रहे हमने हैं। जो legalize- बात कही कोई मेरी बात नहीं है, जनता के बीच में जो सुनाई दिया, लोगों ने ये बात आया और कहा कि भैया वहां शराबबंदी भइल, हमनी का क्षेत्र में बदमनी फैल गई। आहे जो गांजा का बंदी बा, ये चारी ओर आदमी गांजा पियत हुआ, तब भांग का दुकानियन से गांजा बिकाता। ये आम लोगों का कहना है कि भांग की दुकान पे से गांजा बिक रहा, तो ये गांजाओं का लाइसेंस काहे नहीं दिया जाए? तो तस्करी को रोकने के लिए आप चाहते हैं कि इसको तस्करी लाइसेंस- हो करके उसी में कोई महीना नहीं गुजरेगा जो किसी न किसी थाने पे गांजे वालों की चालान न हो। रुक तो नहीं रहा ना। और तस्करी होगी तो 2 सिपाहियों की हत्या हुई ना, आगे भी हत्याएं होगी।
गांजा का इतिहास जानती हैं? हमारे देश में 1985 में एनडीपीएस एक्ट बना, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। उस समय गांजे को अवैध गांजा घोषित कर दिया गया। शराब पिया जाता है, शराब नुकसानदेह है कि नहीं स्वास्थ्य के लिए? अंग्रेजी शराब, देसी शराब, बियर वाली शराब, किस महफिल में लेके डांस नहीं हो रहा पी पी करके। इस दिल्ली में तो हमने देखा कोरोना के बाद सबसे पहले अगर कोई दुकान खुली थी तो राशन की दुकान बाद में खुली, दवाई की दुकान बाद में खुली, लेकिन शराब की दुकान पहले ही खुल गई थी। अखबारी में भर भर के लेके मेहररुओ जासो घरे। तो शराब लाइसेंस पर अगर खरीदोगे तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, और शराब अवैध नहीं है, बियर अवैध नहीं है, भांग अवैध नहीं है। तो सारे लोग, ये बहुत से ऐसे लोग जो सेवन करते हैं इसका, वो कहते हैं भैया ये बूटी है, ये कुल रोग का दवाई है, ये बूटी कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। और उन्हीं का कहना है कि भैया जब बे मन करेला बेचे दी सो, जब बे मन करेला ले आके ढुका दी सो। आप अपने से पता करिएगा, पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार आप लोग दिल्ली में हैं, कि गांजा पीने वालों का भी कहीं चालान हुआ है? गांजा पीने वालों की चालान नहीं होती। शराब वालों के मुहवा में तो ऐसे डाल के देख लेते हैं, सब गाड़ी चला रहा है तो रोको रोको रोको, हाँ पिए हुए है अंदर, हो रहा ना। एक को गंजड़ी की चालान हुई हो गांजा पियले बाए लिए? हमने तो नहीं सुना। तो पियले वाले का कोई चालान ना और बेचने वाले की चालान है। तो वो जड़ी बूटी है भैया, ये देश में बहुत कुछ जड़ी बूटी बा, वो जड़ी बूटी बा। मेरा मांग थी, हाँ। मेरा प्रस्ताव था कि अवैध घोषित करके स्मगलिंग कराने से अच्छा है कि उसको वैध कर दो, लाइसेंस दे दो, भांग का भी गांजे का भी। उसी दुकान पे भांग बिक रही और उसी दुकान पे गांजे का छापा पड़ रहा, और गांजा भी वहीं बिक रहा। और ये सारी बात हम लोगों को जनता के माध्यम से पता लगती है, और जो जनता के माध्यम से हमारे जानकारी में आएगी उस बात को हम मुंह से व्यक्त कर देते हैं। तो अब आप कह दिया अफजाल अंसारी ने ये कह दिया, अफजाल अंसारी ने कह दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया, एक को बार नहीं कहिएगा। फिर तो मतलब फिर ओपनली माननीय नंद गोपाल गांजा बेच रहे होंगे माननीय नंद गोपाल नंदी जी ने क्या कह दिया, इस पे कोई बहस नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने और दूसरे भी तमाम लोगों ने गांजे के सवाल पर अनेकों बार ये कहा है कि भाई ये प्रतिबंध मुक्त होना चाहिए, तो मुक्त कर दें। और ये सवाल तो उठेगा, सवाल मांग तो हम कर सकते हैं। अभी तो प्रेस में आपके सामने चर्चा आप कर रही तो कर दिया, जरूरत समझूंगा, इसके सारे तथ्य जुटा रहा हूं, आवश्यक होगा तो पार्लियामेंट में भी कह दूंगा बंद करो शराब भी। हिम्मत है, नशे के विरुद्ध कुछ आपके संकल्प है तो शराब बंद करो। सब बाबा ही लोग तो बैठे हैं बड़की बड़की कुर्सी पे। या तो कहो कि धर्म में शराब की मान्यता है और धर्म में गांजा अवैध है, शराब भी बंद कर दो, भांग भी बंद कर दो, नशा मुक्त भारत को कर दो, उत्तर प्रदेश को कर दो। हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? तो ये तो स्वेच्छा पे हम तो जिस धर्म को मान्यता देते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म में शराब और भांग और गांजा, अफीम और हीरोइन ही नहीं, हर ऐसी कोई वस्तु या द्रव्य जिसके सेवन से नशा हो जाए वो सब हराम है, सब हराम है। अच्छा, अभी कुंभ मेला होने वाला है और उसको लेकर जो अखाड़ा परिषद है उनका ये कहना है कि मेले में जो है गैर हिंदू नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा इस तरह का माहौल यूपी में हम देख रहे हैं। देखिए, हम बता, चाहे वो कांवड़ रूप पे नेम प्लेट वाला मामला हो, उसमें काफी हुआ। 10 सीट पे चुनाव होना है। हाँ।
हालत खराब है। आप बताइए, बाई इलेक्शन बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, हिमाचल में हो गया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? लोकसभा के चुनाव के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में जो सीटें वैकेंट हुई थी, वहां बंगाल में, बिहार में, झारखंड में और हिमाचल में, तमाम जगह जहां जहां रिक्तियां थी हर जगह चुनाव हो गया। उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया क्योंकि 80 में 80 का नारा था और 80 में बेईमानी के बाद भी 33 हुई। तो हालत खराब थी कि इस समय अगर चुनाव होगा तो बाई इलेक्शन का परिणाम बड़ा भयंकर होगा, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन 13 सीटों पे जहां बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ है, आप देख लो क्या रिजल्ट आया है, जनता ने क्या दिया है। अब इस 10 का जो होना है, इसका रिजल्ट वही आने जा रहा है। तो ये जो सब हो रहा है सब उसी का खेला तमाशा, उसी के लिए सब उसी का खेला तमाशा। और ये सारा खेला तमाशा आपने लोकसभा में भी किया था। भगवान राम का मंदिर बन गया, सारे धर्माचार्यों ने, शंकराचार्य जी लोगों ने, महाराज लोगों ने मना किया कि ये न धर्म के अनुसार है न शास्त्र के अनुसार है। अभी शिला पर ध्वजारोहण ही नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे? लेकिन बरियन प्राण प्रतिष्ठा इसलिए हो गई कि इसका लाभ लेना है हमको चुनाव में, और मांगा भी गया वोट कि जो लोग राम को लाए हैं जनता उन्हीं को लाएगी, और जनता ने दिखा दिया कि असलियत आपकी क्या है। ये सारे मुद्दे, सारे तिकड़म सब लगाए गए थे। जनता नाराज है इनके क्रियाकलापों से और असली आप लोगों की वजह से, आप मीन्स गोदी मीडिया की वजह से। अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई नाजायज काम हो और उस पर आप टफली लेके बाजा बजाइएगा तो क्या समझती हैं जनता खुश हो रही? कुछ मीडिया भक्त ने भले, कब बाजा बजा टफली दिया? का मतलब अगर मकान किसी का गिराया गया, बस्ती कहीं उजाड़ी गई, तो आप बाबा का बुलडोजर, बाबा का इंसाफ। और आम जनता क्या कहती है? वो भक्त तो भले नाचे, लेकिन आम जनता सजा देती है। वही सजा दिया। हाँ, तो कोर्ट ने अब रोक लगा तो दी है। अरे लगा दी है, उसके बाद भी हम मानने वाले थोड़े हैं। हम अपने को कोर्ट कचहरी से ऊपर मानते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं और इसी भाव में अपना लोकतंत्र की व्यवस्था भी चलाते हैं। कसम संविधान की खाते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन संविधान की रोज धज्जियां उड़ाते हैं। लोकसभा है, आप बताइए, वो जो रखा हुआ है डंडा, ये पार्लियामेंट में सवाल उठा था। देश के सारे संसद सदस्य जिस हाल में बैठे हैं, उस संसद सदस्यों के बीच से चुन करके अध्यक्ष के आसन पर बैठने वाला, सर्वोच्च आसन पर बैठने वाला जो लोकसभा का स्पीकर का पद है, कुर्सी है, उसके 1 मीटर बगल में क्या रखा है बताइए? वहां होना चाहिए था संविधान, और वहां रखा है राजदंड। रखा है कि नहीं रखा है? वो राजदंड किस बात का प्रतीक है? जब राजशाही थी तो सत्ता परिवर्तन का वो प्रतीक था, लेकिन आज लोकशाही है, आज संविधान हमारा प्रतीक है। ये सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, देश की व्यवस्था का परिवर्तन, और संविधान वहां न रख करके वो राजदंड रखा गया है। तो जनता तो असली इससे परेशान है। आपने क्या नहीं किया? आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए भगवान के मंदिर और शिलान्यास तो हो गई एक बात। आपने सोशल इंजीनियरिंग की, आपको पता है कि आपका वोट ज्यादा नहीं है, तो आपने संजय निषाद को कहा कि भैया तू कैबिनेट मंत्री हो, अब अपने बेटे को भी चुनाव लड़ा लो एमपी का। ओम प्रकाश राजभर, आओ कैबिनेट मंत्री की शपथ ले लो, अपने बेटे को चुनाव लड़ा लो एमपी का। दारा सिंह चौहान, आओ, चुनाव तो तुम विधायक का हार गए, लेकिन आओ कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने समाज का वोट दिला देना।
अनुप्रिया पटेल, आपका पति भी मंत्री है, आप भी केंद्र में मंत्री हो, अपनी पार्टी के लिए सीटें ले लो, आओ हमारे कतार में खड़ी होकर के अपने समाज का वोट दिला दो। जयंत चौधरी को दूसरे की कतार से खींच करके और ये सीटें ले लो भैया, मंत्रिपरिषद ले लो केंद्र की, आओ हमारी जमात में आ जाओ। सारा गुड़ा भाग तो किया आपने। डबल इंजन की सरकार, विकास का डंका, विश्व गुरु, और हालत क्या हुई? हारते हारते बच गए, विश्व गुरु हारते हारते बच गए। तो अभी आपको क्या लग रहा है उपचुनाव में, मतलब 10 सीटों पे खत्म, सपा कांग्रेस? कहानी खत्म है। एक सीट पे फाइट करेंगे, बाकी सब जनता फैसला लेकर बस तारीख का इंतजार करे कि किस दिन तारीख मिले। अभी तरकीब लगाया करें, सोचा करें, बुलडोजरवा चापेंगे तब इनकाउंटरवा चापेंगे, कुल हमके वोट दिवाई। जनता इनकाउंटर के नाम पर, झूठे इनकाउंटर के नाम पे वोट देगी। जनता को डरा करके जितना लूटा जा रहा, इतना भ्रष्टाचार आज से पहले हम अपने 50 साल के जीवन में कभी नहीं देखा। इतना बेईमानी, इतना लूट, इतना घूसखोरी। सरकार कह रही उत्तर प्रदेश में कि 18 घंटा बिजली दे रहे हैं, अब बिजली जनता को 7 घंटा भी नहीं मिल रही। सरकार कह रही कि 24 से 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दे रहे हैं, 20-20 घंटा, 24-24 घंटा तो जेईई को खोजे में लग जा रहा। कंप्लेन होने के बाद 1-1 महीना लग जा रहा है कि ट्रांसफार्मर मिल जाए। छापा पड़ रहा है, जितना छापा तो पुलिस वाले नहीं डाल रहे हैं उससे ज्यादा छापा डाल दे रहे हैं बिजली वाले। एफआईआर लिखा रही है, 2 लाख जुर्माना, अब समझौता कर लो, इतना दे दो, इतना ले लो। तो ये लूट जो हो रही है, इस लूट की सजा किसको मिलेगी? मोटरसाइकिल पे 3 सवारी बैठ गए सब, 5,000 का जुर्माना। आह कर देते हुआ सो दे देते हुआ सो 5,000, मजबूरी है। लेकिन आह निकल जा रही है, फिर वो खोज रहा है कि अच्छा भेटे बा। अब आप बतियाया कीजिए, कितनों भी नफरत की बात करिए, हाँ 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 मुड़ियाल चुप 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 है। प्रधान जी लोग केहू बूथ पे नजर ना आई, ए राशन का दुकानदार लोग कोटा कैंसिल करा दिल जाई, यही धमकी है। प्रधान जी तोहर जांच करवा दी 5 साल का, और इस दबंगई के आधार पर वोट मांगोगे। भारत की जनता अंग्रेजों की दबंगई बर्दाश्त नहीं की और ब्रिटिश हुकूमत का भी खात्मा कर दी, और यह लोग भी दबंगई के नाम पे चाहते हैं कि जनता डर के मारे हमको वोट दे। जनता वोट देने वाली नहीं है। अच्छा, आप जैसे इनकाउंटर को बता रहे हैं, मतलब फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इनकाउंटर के डर से अपराधी अब सरेंडर कर रहे हैं? ठीक है, अब आप तो अपनी तरफ से कह दीजिए। और सरकार अपनी गोद में लेके लोरी सुला रही है, खिला रही है। सरकार की गोद में माफिया पल नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं सपा ने संरक्षण आपका दिया हुआ हिम्मत है कि नाम लेंगे, हम नाम ले रहे हैं, आप उसकी जांच पूछ सकती हैं इस सवाल पर। आप बताइए, ब्रजेश सिंह से बड़ा कौन माफिया सरदार है इस देश में? दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है। बॉम्बे जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम, ब्रजेश सिंह, भाई ठाकुर, सुभाष ठाकुर, ये सब एक एफआईआर के मुलजिम हैं, और सुभाष ठाकुर आजीवन कारावास की सजा काट रहा और गोद में बैठ करके मजा ले रहा। 20 ठो कम से कम गनर लेके घूम रहा है, गवाहों को धमका रहा है, झूठे मुकदमे में जेल भेजवा रहा, मरवा दे रहा अपने विरुद्ध गवाहों को, और सरकार की मशीनरी को उपयोग कर ले रहा है। अभी आप भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या समाज अंधा हो गया, उसको दिख नहीं रहा? लोग मजाक उड़ाते हैं जैसे ही बात आती है कि जोगी की कानून व्यवस्था। अरे भैया, तो जोगी की कानून व्यवस्था तो है कहां का शंकराचार्य हो ब्रजेश सिंह? आम आदमी ये पूछता है, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब वो कितना उनसे लाभ मिल रहा। अब अगर बनारस से वो एमएलसी हैं, अब
मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना है तो हो सकता है ये फायदा दिखता हो कि उनकी कृपा से मोदी जीत जाएंगे। तो नहीं, आप लीजिए जब अपना मुख्तार, सहयोग। जब आपके भाई जो है नहीं रहे, तो आपने जो एक आरोप लगाया कि भाई उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोई और माफिया को बचाना चाहते थे, तो आपको ऐसा क्यों लगता, मतलब क्या गवाही वो दे सकते थे, हम मतलब लोग जिस कौन टारगेट हो सकता था उनके बयान हम से? अब भाई वो वादी मुकदमा था, वही ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, यही लोग गोली हमारे ऊपर चलाए थे, यही तो कहना था। और 20 बार लिख करके भी अदालत में दे चुके हैं कि हमको बयान होने से पहले मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बयान होने से पहले मार दिया जाएगा। उस मुकदमे में 4-5 इंजर्ड विटनेस बयान दे चुके हैं और बता चुके हैं कि इन लोगों ने हमला किया था, मुख्तार ही के ऊपर आक्रमण हुआ था वो। अब आम आदमी, पूरा पूर्वांचल ये सवाल पूछता है, हर गरीब आदमी किसी कौम जात का ये पूछता है कि ब्रजेश सिंह के काहे गोदिया में लेकर के आज दूध पियाओ थो लोग। अगर कार्रवाई कर रहे थे मुख्तार के खिलाफ कि भाई तुम्हारे खिलाफ इतना मुकदमा है, तो अगर क्राइम हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार से ज्यादा मुकदमा लिखा गया है। और जघन्य हम बता दें, सामूहिक नरसंहार का, सिकरौरा में नरसंहार किया, 7 लोग मारे गए, 6 महीने का बच्चा तक मारा गया, 2 साल का बच्चा तक मारा गया। आजमगढ़ के बॉर्डर पर एक मर्डर हुआ, 8 लोग मारे गए। वीरेंद्र टाटा को मारा, उसमें 5 लोग मारे गए। हमारे ऊपर 2 मई 1991 को आक्रमण किया, 4 लोग मारे गए। मुख्तार के ऊपर आक्रमण 50 लोगों पे, अकूत धन, जो 25 साल कानून से भागा रहा, 5 लाख रुपए का इनाम ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पे। और त्रिभुवन सिंह जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में, 5 लाख का इनामी जाता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में घुस के कहता है, एएसटीएफ के इंचार्ज साहब, डीजीपी साहब, आई एम त्रिभुवन सिंह, मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम है, मैं सिलेंडर कर रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। हो सकता है ऐसा? जो 60 से अधिक मुकदमों का फरार अपराधी, 5 लाख का इनामी, पुलिस मुख्यालय में गेट में आपको घुस ना पाइएगा, पहले पूरा सिजरा नोट होता है, वहां पूछा जाता है, टाइम दिया है, बुलाया है, तब और वो हेल के सीधे पहुंच जा रहा। ये मिली भगत नहीं है, आम दुनिया जनता जानती है। अब के मुंह चौथौल करे, अच्छा भैया ठीक बा, तो लोग अपन बाजा बजावा जा कि बाबा का न्याय से दुनिया खुश बा। तो गौवा में कहल जाला, एगो बाबू साहब नाव बुलाए थे अपना सर का बाल छिलवाने के लिए, तो उससे बाल छिलवा रहे थे, तो जब अस्तूरा लगा दिया तो कहने लगे, ए नाव हमरा कपड़ा में कितना बार बा। तो कल से बाबू साहब आपका चिंता कर ले बड़ा, अब तो हम अस्तूरा लगाई दिले बड़ी, अगवे आ जाई तोहार। तो भाई इलेक्शनों है, आज 2027 का चुनाव है। जो कर रहे हैं ये लोग, जनता भली भांति तय करके बैठ गई है कि इनको हटा देना है, नहीं तो ये देश को नर्क बना देंगे। अभी हरियाणा में हट रहे हैं, कश्मीर में इनका पत्ता साहब 10 साल डरने चुनाव ना कराएं। एलजी साहब, मनोज सिन्हा, विकास पुरुष वहां बैठ के बांसा गाड़ दिए। पिछली बार भी जो स्कोर था उससे भी कम सीटें आएंगी। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा, बुरी तरह हारेंगे। झारखंड में चुनाव होने जा रहा, बुरी तरह हारेंगे। दिल्ली में फिर से केजरीवाल आएगा, इनको फिर पटक के चारों खाना चित करके आएगा। बिहार की स्थिति यही है, क्या करेंगे? ठीक। बिहार में तो खुदे इसी कतार का एक जन स्वराज पार्टी लेके खड़े हो गए हैं, पीके साहब। हालत खराब है, जितने इनके भक्त लोग रहे हैं, 12 आना लोग उन्हीं के पीछे चले गए हैं, एक घड़ी प्रशांत किशोर के पीछे पीछे। तो ये तो है स्थिति।
अच्छा, आपको यूपी में क्या लगता है, यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि अफसरशाही हावी है, आप किस तरह से देखते हैं यूपी में, मतलब सिस्टम देखिए, पूरा कैसा है? अभी जो बात कहा आपने, उस बात में दम है, उस बात में दम है। हम ही को कोई काम दे दीजिए, हमें नहीं करने आता है, तो जो हमारे हैंड है वो हम पे हावी हो जाएंगे। हाई करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। वही है, पूरी तरह अफसरशाही है। आप क्यों नहीं ये प्रश्न पूछते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि अस्थाई डीजी होता है कहीं, कानून व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी गृह विभाग के पास, और पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया, वही की सेवा अस्थाई है। क्यों भाई, क्यों नहीं उन्हें परमानेंट किया था? लड़ाई है, केंद्र के लोग कुछ चाहते हैं, प्रांत का पसंद कोई है। अभी आप ही लोगों के एक बार टीवी में देखने को मिला एक घटना कि उसमें 65 करोड़ रुपया चोरी हो गया। क्या कहा जाए? कई प्रेस वाले पूछे लगे कि भैया वो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्तार अंसारी की कोठी से पैसा चुरा रहे हैं। हम कहा भैया 65 करोड़ कुछ भी नहीं, हम लोग का मतलब है तो है, पूछिए। अब यही जो बिजली मंत्री है उत्तर प्रदेश में, आज बिजली की दशा हिंदुस्तान में सबसे बुरी उत्तर प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि वो केंद्र से ले आके थोपे गए हैं। वो बेचारे सारा जीवन तो गुजरात में सेवा देते रहे, अंत में थे तो उनको पता नहीं रिटायर किया गया कि इस्तीयाक पद दिलाया गया, भेज दिया गया वहाँ, IMLC बना दिया गया। वो रहने वाले महुए जिले के हैं। अब उनको बड़ा भौकाल बना करके बना दिया गया है बिजली मंत्री। बिजली से बदतर हिंदुस्तान में कहीं ऐसी बदतर व्यवस्था बिजली की नहीं है। अब बिजली से बदतर और कोई विभाग नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। वजह क्या है? आम आदमी से पूछिए तो, बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछिए तो वो कहते हैं सबके साथ तालमेल नहीं बैठता इनका। किसे नहीं बैठता? तो आप समझिए। वो तो कहते हैं 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था जब मुख्यमंत्री बने थे। शहर को भी 15 घंटा मिलना मुश्किल है, और गांव को तो 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। यही सब तो झूठवा गठरिया बांध के जनता दे देती है कि ल झूठा है, ल ले जा। इतना घमंड था, वो बुलडोजरवे पे ना घमंड था, तो काहे 33 सीट अभी बतिया कर रहे हैं लोग? इन लोगों को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। जनता ने इनको अल्पमत में कर दिया है। मात्र 137 विधानसभा सीटों पर ये लीड में हैं, और 266 विधानसभा सीटों पर इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे है। शर्मे ना बरियाई बतियाना है तो बात कर रहा है। ठीक है, क्या किया जाए? अच्छा, आप अगर आपके चुनाव की बात करें जो अगला आएगा, तो आप क्या अपनी बेटी को मतलब बतौर वारिस देखते हैं? मतलब गाजीपुर की जनता अगर उसको स्वीकार करेगी तो मैं उसे अवसर दूंगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता अगर उसको स्वीकार करेंगे तो मैं उसे अवसर दूंगा। इसमें हमारे क्षेत्र की जनता और हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारा संगठन, ये फैसला उनका है। अगर उनकी हरी झंडी होगी तो मैं, अब इस बार समाजवादी पार्टी ने 2 सिंबल इशू किया था। समाजवादी पार्टी ने 2 सिंबल दिए थे। एक सिंबल अफजाल अंसारी को मुख्य प्रत्याशी, और एक सिंबल डमी कैंडिडेट की हैसियत से, उसको भी साइकिल का सिंबल था। अच्छा, नुसरत अंसारी को, कि मेरा अगर खारिज होगा तो वो ऑटोमेटिक कैंडिडेट हो गई होती। तो हमारी बहाल हो गया, हम चुनाव लड़े। तो मतलब ये मान के चलें कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा मान के मत गाजीपुर चलिए। में आपकी बेटी लड़ रही होगी? ये पूछिए पहले जाके उन लोगों का कि उनके कौन आएगा। अच्छा, हमारी बेटी जनता के बीच में गई है, लोगों का
सलाम दुआ करके उनका आशीर्वाद दुआ प्राप्त की है। हमारे परिवार में बेटियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो इस दौर में भी, आज के दौर में मेरे खाते में 3 ठो बेटियां हैं, तो किसी को खलता होगा, लेकिन मैं तो समझता हूं मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे बेटियां मिली। इस दौलत की जो बात है वो उसी को समझ में आएगी जिसके पास ये दौलत है। और मैं समझता हूं कि अभी तो ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे दूंगा, ऐसी ट्रेंड होकर के जाएगी कि जनता भी उसे स्वीकार करेगी और पार्टी नेतृत्व भी स्वीकार करेगा। अगर कोई परिस्थितियां विपरीत रहेंगी तो वो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करने के लिए तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी। चलिए, आखिरी एक सवाल। हालांकि आप एनकाउंटर वगैरह जो यूपी में होते हैं उसको लेकर तो आप बता ही चुके हैं कि वो सब फेक कर रहे हैं। मंगेश यादव इनकाउंटर जो हुआ तो उसमें आपकी पार्टी के जो अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा कि ये जाति देखकर किया गया है। तो आप ये भी मानते हैं कि आजकल इनकाउंटर जाति देख के किए जा रहे हैं? देखिए, जो जनता के बीच में चर्चा है, मैंने जो सुना है उसमें तो यहाँ तक कहा जा रहा कि स्थानीय स्तर पर जो टीम है, एक वर्दी वालों की, एक बिना वर्दी वालों की, तो ये जो बिना वर्दी वाले हैं ये अपना प्रमोशन के चक्कर में सबसे ज़्यादा ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वर्दी वाले जो हैं उनको अपनी कुर्सी बचानी है। आप उस घटना को अध्ययन करिएगा। हमारे बॉर्डर पर स्थित है बक्सर पुल, तो पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने जाके एक बार छापा मार के, वहाँ शिकायत मिली थी कि पुल पर जबरदस्त धन उगाही हो रही, वहाँ पकड़ा और पकड़ के लेके चले गए सब नरही थाने, और नरही थाने का एसओ छरदेवाली कूद के भाग गया। पूरा थाना सस्पेंड, मुकदमा कायम, सख्त कार्रवाई। ये दशा किसी एक बॉर्डर के थाने की नहीं है, ये दशा हर जनपद का जो बॉर्डर वाला थाना है वहां है। लेकिन एक जगह तो हो गई, और बाकी जगह अब हमारे ही जिले में कई जगह है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि जाति नहीं, प्रमोशन, ये सब कुछ ये हो सकता है। प्रमोशन, भौकाल बना रहे। आजकल आप लोग भी तो कहते हैं ना कि सिंघम है ये, इसने 40 आदमी को मारा है, तो उसको आप लोग बता देंगे कि इतना बड़ा बजरंग बली है ये कि वो सोता भी है तो सोचता है कि हम सिंघम हैं। और उसी सिंघमवा में अभी आया है, हम स्वागत करते हैं उस बयान का जो सुलखान सिंह का बयान आया है, पूर्व डीजीपी, बड़े जिम्मेदार और बड़ा मजबूत ऑफिसर अपने ज़माने का। उन्होंने कहा ये गलत है, जो गलत तरीके से कहानी बना करके इनकाउंटर किया जा रहा है, इसमें ये लोग सावधान हो जाएं, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग फंसेंगे, और कौन कौन घटना में फंस के लोग जेल काट रहे हैं वो भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो मैं भी यही कहूँगा, कानून है, कानून के रास्ते से कार्रवाई होनी चाहिए। या तो न्यायपालिका को बंद कर देने का कोई बिल पास करा दें ये पार्लियामेंट में, कोई जरूरत नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न जिला की कोर्ट, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है। तहसीलदार तय कर दे तहसील में जितना मामला है, थानेदार तय कर दे थाने में जितना मामला है, बाकी से मतलब क्या। अब आप ही मुकदमा लिखाओगे कि हम वादी मुकदमा हैं, फला आदमी राष्ट्र के लिए खतरा है, इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, तो आप वादी हो गए ना, और आप ही उसको सजा भी दे दें, मार दें गोली। इस दुनिया के किस न्याय में है, किस कानून में है? यही हो रहा। न्यायपालिका बैठी ताक रही। एक बहक गया, नशे में था, तो उसने बहक गया, बहक के यहां तक कह दिया कि हमने हई कुर्सिया पे जो बैठे हैं मैलाड मैलाड करत हो जा, इन लोगों का भी डोजियर बना दिया है।
कब इनको नौकरी मिली, कितना साल कहाँ कहाँ नौकरी किया, कितना इनको तनख्वाह मिली, और दामाद और बेटा बेटी के नाम से कहाँ कहाँ फ्लैट ले लिया, और वही बता दिया जाता है। उसके बाद जो चाहा जाता है लिखवा लिया जाता है। ये हाल हो गया है, तो देश के लिए बड़े मतलब चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, थोड़ा सा भी पीछे आऊंगी, क्योंकि अभी आपने नशे का जिक्र किया। जब गांजे वाले सवाल पर हम बात कर रहे थे तो आपने कुछ ये भी कहा कि आपके धर्म में जो है मतलब किसी भी तरह का नशा है वो हराम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गांजे को मतलब लाइसेंस दे देना चाहिए। आप तस्करी रोकने के लिए हालांकि कह रहे हैं। मैंने उसको एक तुक पे कहा है, बंद कर दो। बिहार में शराब बंद है, हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम वो लोग बंद कर दें? बिहार बंद कर रहा तो हम लोग भी बंद कर दें, हमारे प्रदेश में भी बंद हो जाए कि हम लोग और सप्लाई बढ़ा देंगे। नई नई दुकान बॉर्डर पे बहुत ज्यादा राजस्व मिल रहा है। इस नाते मैंने कहा कि भैया जब सब बिक ही रहा है तो गांजो बिके। अब बिक तो बहुत कुछ रहा है कि किस किस को लाइसेंस दिलाएंगे? नहीं, किस किस चीज के लिए हमने नहीं कहा है। हमने गांजे की बात कही है। हमसे कई जगह लोगों ने कहा इस बात को कि भैया है, मैं अंग्रेजी दारू, पिलायती दारू, देसी दारू, और लिखा के बोर्ड लगा करके कि देसी सरकारी देसी सरकारी शराब की दुकान, विलायती सरकारी शराब की दुकान, सरकारी भांग की दुकान, तो ये भैया हमनी कह के पूटी समझ के पी न जा, ये भैया हमनी एक जड़ी समझ के पी न जा, प्रसादी समझ के पी न जा, एहू का लाइसेंस बन जाये। सरकार गांजे की दुकान खुलवाएंगे, नहीं तो कुल बंद हो को सब बंद हो। मेरा ये कहना है बंद कर दो नशा। अभी तो आपको हम किसी और मौके पे सेकंड मुलाकात में, इस बार एक नया हमको सूचना मिली। एक दिन अखबार में पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बनाई हुई कुछ चॉकलेट वहां पकड़ी गई है, और कुछ आयुर्वेद की दवाई जिसमें मिलाया गया है गांजा। हम खबर बस खैर अगली पढ़ा था, मुलाकात उसको तक ध्यान गांजे नहीं पे दिए। अच्छी रिसर्च लेकिन आपकी हो इस चुकी बार होगी। गए तो एक तो चॉकलेट लिया के हमको दिया। हमने चर्चा किया लोगों को, तो एक आदमी लाया है चॉकलेट, इतनी मोटी सी चॉकलेट चिमकी में, जैसे सब चॉकलेट होती है। हमने कहा क्या है, दबाया तो गुज गुज कर रही। तो कहा भैया इसमें वही है, भांग है और गांजा भी है और चॉकलेट भी है। तो हम कहा कहाँ कहाँ बिक रही है? तो कह रहा सब दुकानों पे बिक रही है, और सारे नौजवान जो 14 बरस वाले हैं ये पी रहे, इसको खा रहे हैं। क्या करते हैं ये, खा लेते हुआ सो तो डीजे जब बजाता तब 15 मिनट मैं देहिए तोड़ देते हुआ सो, और जब टूट जा रहा नशा तो फिर जाके एगो खा के और फिर आके मैं वही पे लगत हुआ सो, वो डांस करते हुआ सो, जाना था कि नस नस दहिया का तोड़ दी सो। तो वो हमने देखा है। इसी बार आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो हम अभी पता करेंगे कि दिल्ली में भी आ गई है कि नहीं। वो चलो अगली मुलाकात में गांजे तो पर चर्चा करेंगे। चॉकलेट में गांजा अब भांग बिल्कुल। लीकर चॉकलेट तो मैंने भी सुना है, लीकर चॉकलेट कुछ होता है ऐसा सुना है मैंने। हाँ, उसमें भांग और भर के पिलाइए। जो बड़े बड़े होटलन में कहा है तो हुक्का है, ये कहा तो हुक्का बार है, चीलम रख के उस पे कोयला धधका के, मैं फैशन हो गया है। बढ़िया बढ़िया होटल में हुक्का, और हुक्के में भी नशा पिया जा रहा। हम तो उस कानून को मानने वाले हैं जिसमें नशा करने वाली हर वस्तु, द्रव्य हो या सूखी हो, सब हराम है, कहीं कोई गुंजाइशें नहीं, हराम है। तो ये बंद कर देना चाहिए। और हम मानेंगे वीर पुरुष योगी आदित्यनाथ को कि नीतीश कुमार ने साहस का परिचय दिया है, शराब बंद कर दिया बिहार में। आप भी बाबा गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी हैं, एक ऐतिहासिक निर्णय लीजिए ना।
बंद करिए शराब उत्तर प्रदेश में, बंद करिए। आ नहीं तो चिलमा वाला कहत हुआ सो कि शराब बाबा लाइसेंस पे दे के बिचवई हाँ आ गरीब आदमी का शौक का मजदूरन का ई जोन साधन बाए के प्रतिबंध लगल रही। यही सब सुन के हम बतिया कह दिया है। ठीक। और क्या, वो मेरे मन की खुद की कोई भावना ऐसी नहीं थी कि किसी को ठेस लगे, किसी का अपमान हो। वही मैंने कहा था कि आपके अर्थ का वही अनर्थ हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं तस्करी रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे हो गया कि भाई आप चाह रहे हैं कि उसका मुझे दर्द ये था कि अफीम फैक्ट्री गाजियापुर में वो अंग्रेज दे गए सब, और शराब फैक्ट्री गाजियापुर में ये हमारी सरकार दे दी। अब कहते हैं कि बड़ौरा की सूती कताई मिल चालू कर दो तो नहीं होगी, नंदगंज की गन्ना मिल चालू कर दो नहीं होगी। आज मैं इंडस्ट्री कमेटी की बैठक में होकर के आ रहा हूं, उसी बैठक के लिए आया था, अभी वो अटेंड करके आया हूं। इंडस्ट्री के लिए अगर उद्योग शून्य जिला हो जाए तो मुझे इंडस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन उद्योग शून्य नहीं होने के पीछे क्या है? अफीम की फैक्ट्री आपके यहाँ, शराब की फैक्ट्री आपके यहाँ। अफीम और शराब की फैक्ट्री ये विकास के साधन है कि विनाश के साधन है? मेरा मानना है कि ये विनाश के साधन है। ये दोनों फैक्ट्रियों को बंद कर दो, आओ लगाओ ऐसी फैक्ट्री जिसमें गरीब के बच्चे रोजी रोजगार पा सकें, जिसमें अपने भविष्य के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए कोई साधन मुहैया कर सके। मतलब नशे वाली वस्तुओं का जो भी है मैं ये सब बंद नशे होना का चाहिए। कट्टर विरोधी हूं, किसी भी तरह के नशे का विरोधी हूं। पान भी एक बीड़ा नहीं खाता। कुछ लोग तो आपने अपने जीवन में किसी भी तरह का नहीं किया, नशा नहीं किया? नहीं किया। अब मेरे पूरे खानदान परिवार में भी कोई नहीं किया। मुख्तार ने भी ता जिंदगी एक बीड़ा पान, एक ठो बीड़ी सिगरेट भी नहीं छुआ। पूरा परिवार इस सवाल के ऊपर अलग विचारधारा रखता है, और समाज में हम मानते हैं ये कोड़ है, ये नशा, ये खोखला कर देता है नौजवानों को। सही है। इसको रोकना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। ये मजा लेने का सब्जेक्ट नहीं था। मेरा दर्द था कि इधर से सप्लाई जा रही शराब की, उधर बंदी है, उधर से गांजा आ रहा, इस पर मेरा दर्द था। चलिए खैर, फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो हम इस विषय पर लंबी चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अफजाल अंसारी जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर यूपी के बातचीत की है, उनके परिवार से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत की है। तो फिलहाल आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।